हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए, आप सभी का चैनल में स्वागत है। और आज अब लेकर आए हैं मैथ्स का मॉक करेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आ जाओ देखते हैं। देखो क्वेश्चंस का क्या है ना, मैं आपको बाद में फॉर्मेट भी बताऊंगी कि कैसे कौन सा पहले वाला आप कर सकते थे। चलो फिलहाल यहाँ पे देखो, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसे x दे रखा है और x प्लस 1/x निकालना है। बहुत ही आसान है, आपने कुछ नहीं करना है। √3 + 1/√3 एलसीएम लोगे, ये आपका आ गया 3 + 1 अपॉन में √3। अब इसको आपने क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज वाला काम है, वो भी √3 है ना। √3 है तो ऊपर भी आपने क्या करो, 3 और 1 4 है ना यहाँ पर। हाँ इधर देखो, ये रेशनलाइज हो रखा है। √3 से मल्टीप्लाई किया, 4√3 अपॉन में 3। आसान है, हो गया। नेक्स्ट आ जाओ ये वाले क्वेश्चन पे। ये भी अलजेब्रा का छोटा सा क्वेश्चन है कि x आपको दे रखा है √3 + √5 अपॉन में 3 - √5। डिटरमाइन करनी है इसकी वैल्यू। पहला स्टेप ही ये है कि रेशनलाइज कर दो। अभी इसके अंदर ही अंदर रेशनलाइज कर दो, अंदर ही अंदर। जैसे आपको पता है कि ये दे रखा है आपको 1 प्लस, जैसे आपको ये दे रखा है कि a + √b हो गया अपॉन में a - √b हो गया। कैसे करोगे, a + √b कर दोगे अपॉन में a + √b हो गया। तो आप जब इसको रेशनलाइज करोगे, ध्यान से देखना, इसको रेशनलाइज करने में क्या आ जाएगा, ऊपर तो आपका आ जाएगा, नीचे आप जब इसे रेशनलाइज करोगे, ये 3 है, 3 + √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 + √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी रूट के अंदर की ही बात कर रही हूँ, इनसाइड द रूट। नीचे आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 और ये √5 5 हो जाएगा, यानी 4 आ जाएगा। ये चीज़ आ गई। अब क्या करेंगे, अब अंडर रूट हटा दो। रूट हटा दो ताकि स्क्वायर से स्क्वायर हट जाए। एक्स आ गया आपका 3 + √5 अपॉन में 2। ईजी, इज़ दैट ईजी? यहाँ तक ईजी है। बस आपने डायरेक्ट स्टेप करने, इतना लिखना नहीं है कि रिमूव द रूट। आप डायरेक्ट करो, करते चलो। एक्स की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो अगर आप इसे इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, 2x। ये 3 इधर ले जाओ तो -3 इक्वल टू √5 आ गया। नाउ स्क्वायर कर दो बोथ साइड, दोनों साइड जैसे ही आप स्क्वायर करोगे आ जाएगा आपका 2x - 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5। एंड व्हेन यू विल ओपन इट, इट विल बी 4x स्क्वायर माइनस का 12x एंड प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 5। यानी इक्वेशन आपकी बनी 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 0, और 4 से डिवाइड कर दोगे तो x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन ये आ गई है। टारगेट है हमारा ये सॉल्व करना। अब क्या, बस एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो आ ही गई ना। अब पे एक्स स्क्वायर का ही तो सारा प्रॉब्लम था। एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो हम पे आ ही गई, कितनी, 3x - 1 आ गई। बस वो सब्सटीट्यूट कर दो, 3x - 1। आप इसे सब्सटीट्यूट करोगे तो 3x - 1 -x -8 हो जाएगा। क्या आएगा, 3x में से x गया 2x -1 और -8 कितना हुआ। अरे ये सिंपल सी चीज़ थी, देखो 3x -1, ये x स्क्वायर आया। टारगेट है हमें ये निकालना है। माइनस का x हो गया, माइनस का 8 हो गया। ओके जी, तो ये आपका आएगा 3x - x is your 2x and -1 - 8 is your -9। ओके जी। x की वैल्यू क्या दे रखी है, x की वैल्यू तो ये दे रखी है ना, मैं x की वैल्यू दे रखी है, x स्क्वायर की निकाल ली है। सुनो, x की दे रखी है, x स्क्वायर की निकाल ली है। तो जब आप क्या करोगे, 2 यहाँ पे 2x करोगे तो आप पे तो 2 से 2 ये कट जाएगा, बचेगा क्या, कितना, 3 + √5 और माइनस का 9। तो ये आ जाएगा आपका √5 - 6। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर है? ठीक है, ऐसे करना आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। मैंने मिलते जुलते क्वेश्चन को साथ साथ रख दिया है। ओके, नेक्स्ट है कि कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन है, उसको आपने इवालुएट करना है। इवालुएट द कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। ओके, पहला है x इक्वल्स टू 3 + 1 अपॉन में 2 + 1 अपॉन में 3 + 1/2। बॉटम से स्टार्ट करेंगे। एक तो बेसिक से यही बात है कि बॉटम से स्टार्ट करोगे। 3 + 1/2 विच इज़ 7/2। ओके, फिर अब 1 अब इन्वर्ट हो जाएगा ये,
2/7। भाई ये 1/2 आप इन्वर्ट कर दोगे 2/7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेवल क्या है, ये 2 है, प्लस करोगे 2/7, स्टेप बाय स्टेप कर लो, ये आ जाएगा आपका 16/7। इन्वर्ट करोगे 7/16, फिर 3 है, प्लस का 7/16 करोगे, ये आ जाएगा 6 × 3 48 प्लस 7/16 55/16। एक तो ये स्टाइल हुआ, और क्या हो सकता है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x की वैल्यू दे रखी है और आपको दे रखी है y की वैल्यू। अब आपने बताना है कौन ग्रेटर है। आसान, अब डायरेक्ट तो आप कर नहीं सकते। अब या तो आप डायरेक्ट जैसे करो भाई √2 की वैल्यू होती है भाई 1.4 समथिंग, ऐसे भाई √5 की आप देखो 2 पॉइंट समथिंग, फिर √7 की। तो ये सब करने से बेहतर है आप क्या कर सकते हो, क्या चीज़ इसमें बेहतर रहती है कि आप x का स्क्वायर कर लो, y का स्क्वायर कर लो। जैसे स्क्वायर करोगे आएगा आपका 2 5 2 √10, 7 का 7 3 और 2 √21। ठीक है, तो ये आया 7 + 2 √10 और इधर आया आपका 10 + 2 √21। यानी कि 10 जो है वो तो 7 से बड़ा है, पार्ट्स में डिवाइड करो, 10 तो 7 से बड़ा ही है। ओके, यानी y इस कायदे से y बड़ा है। और √21 2 को अगर छोड़ दें तो √10 से बड़ा होता है √21। जाहिर सी बात है √21 √10 से तो बड़ा होगा। तो यानी सिंस बोथ द पार्ट्स आर लार्जर, क्योंकि बोथ द पार्ट्स आर लार्जर, तो वी कैन से y इज ग्रेटर देन x। ओके, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ट्रिग्नोमेट्री का है कि सेक के आपको दे रखा है 12/5 और a जो है वो अक्यूट एंगल है, कॉस को रे बताना है। भैया कॉस से आपको पता ही है कि सेक ए होता है 1/में सेक ए, तो कॉस ए कितना होगा 5/12, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, उल्टा कर दोगे तो सेक ए का उल्टा ही तो होता ही है, और बस 55/में 144। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ट्रिग्नोमेट्री का है। कह रहा है tan 90 - a, एंगल ए जो है वो √3 है, सेक ए बताना है। तो इसमें सिंपल सी आइडेंटिटी है कि tan 90 - a सभी को पता है, कोई भी 90 - a या 90 - थीटा cot थीटा होता है या cot a होता है, यानी cot a की वैल्यू √3 है और tan a की वैल्यू कितनी है 1/√3। हाँ जी भाई, cot a की वैल्यू जब √3 है, क्योंकि 90 - a का मतलब है cot a, तो tan a की वैल्यू तो अपोजिट होएगी 1/√3। तो अब एंगल जो है वो मस्ट भी एंगल 30 डिग्री होगा, क्योंकि tan 30 ही 1/√3 होता है, वरना cot 30 भी सबको पता ही है कि √3 होता है और tan 30 होता है 1/√30। sec 30 बताना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, cos 30 आपको पता है √3/2 होता है, sec 30 उसका अपोजिट हो जाएगा। बस इतना इजी था, 2/√3 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज 7/2 पाई रेडियन, इसको आपने डिग्री में बताना है। 7/2 पाई रेडियन को डिग्री में बताना है। क्या करोगे, पाई रेडियन यानी 180 डिग्री, भैया पाई रेडियन यानी 180 डिग्री, तो अब 180 डिग्री को सब्स्टिट्यूट कर दो बस पाई की जगह, तो 7 × 180/2 90 पे जाएगा, यह आ गया 630 डिग्री। ईजी है, अरे मतलब आप याद रखो कि 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, पाई मतलब 180 डिग्री। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सेंट्रल एंगल बताना है एक सेक्टर का जिसकी आर्क लेंथ दे रखी है 15 और रेडियस है 5। तो आर्क का फॉर्मूला ही यही होता है कि रेडियस इंटू थीटा, रेडियस इंटू थीटा। सो रेडियस इंटू थीटा ही आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है। आर्क आपको दे रखी है 15, एस आपको 15 दे रखा है और रेडियस है 5, तो थीटा आ जाएगा कितना, थीटा आ जाएगा आपका 3 रेडियन। यानी कि आपसे वही बात है ना कि अगर आपको दे रखा हो आर्क की लेंथ जो कि है एस और ये रेडियस दे रखा हो, तो थीटा किस में आ जाएगा, रेडियन के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चन है ये कोई। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि जो एंगल्स दे रखे हैं आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के किस रेशो में एंगल दे रखे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के 1:2:5। ठीक है, अब आपको ग्रेटेस्ट एंगल बताना है। बहुत इजी सवाल है, आपको पता होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। सम ऑफ साइक्लिक जितने भी, एक कोई भी साइक्लिक भी छोड़ो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसका सम 360 ही होता है। तो आप इनको x मान के कर लो या सीधा करो, 5 6 7 8 9 10 है, 10 की वैल्यू 360,
एक की वैल्यू 36, ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? 5 इंटू 36 मार दो, बस सिंपल। 5 इंटू 36 मार दो, कितना होगा? 36 पंजे 5 6 के 30, 180, 180 यही आंसर है। अच्छा, अब एक और बात समझना है यहाँ पे, जैसे आप निकाल सकते हो भाई बाकी एंगल भी इस तरह से निकाल सकते हो। यहाँ पर आपने क्या देखना है, चेक करनी है साइक्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि साइक्लिक प्रॉपर्टी को भी आपको पता होना चाहिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? उसकी प्रॉपर्टी यही होती है ना कि जो अपोजिट एंगल्स का सम है वो कितना हो? 180 डिग्री। माने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है, तो जैसे अपोजिट एंगल जितने भी हैं उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। कहने का पॉइंट क्या है कि आप ये अपोजिट एंगल नहीं है। अगर आपसे देखने को कहा जाए कि 180 और 36 इनका सम तो बन ही नहीं रहा है। नहीं, आप समझ रहे हो क्या कह रहे हैं कि जो 36 है और 180 है, अगर इनको ऐड करो तो इनका सम तो ये 180 तो बन नहीं रहा है, ऑब्वियसली इससे ज़्यादा है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इनवैलिड है। नॉर्मली देखा जाए तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाने लायक तो है नहीं। तो यानी यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है कि यहाँ अगर ये सिर्फ क्वाड्रिलेटरल देता ना तो आई थिंक बेटर रहता, क्योंकि ना ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लायक तो है नहीं बात। ऑब्वियसली आप खुद देख लो, मान लो 72 और 36 को ही ले लो तो कितना होगा? चलो 6 के 7 8 और 7 और 3, ये तो 108 हो गया। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता, बट वैसे इसका सही है। चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो सिमिलर ट्राइंगल है, साइड दे रखी है, रेशो साइड की एरिया की बतानी है। ये तो इतना आसान है ना कि कोई डायग्राम नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना। एरिया का रेशो क्या होता है? साइड का जो भी रेशो है उसका स्क्वायर मार दो। साइड का रेशो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर एंड ये 16 रेशो 25। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक लाइन दे रखी है y इक्वल टू एक्स माइनस 6। एक लाइन दे रखी है y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 6। ये आपको लाइन दे रखी है y इक्वल्स टू एक्स माइनस 6। ठीक है जी, तो ये लाइन दे रखी है और ये पास होती है कौन कौन से पॉइंट से? जैसे 7 -1 7, 1। जैसे अब आपने बताना है कौन सा जो पॉइंट है 7, 1 कौन सा कोऑर्डिनेट है वो सेटिस्फाई करेगा। तो आपने चेक करना है। ऑप्शन नंबर 1 उठाया, 7, 1 7 डाला, -6 किया, y की वैल्यू 1 आ गई, सही है। ऑप्शन 2 ट्राई करोगे तो भाई जैसे y की वैल्यू है कितनी? ये है ना y इक्वल टू एक्स माइनस 6। अब यहाँ पर x है यानी 6, 6 - 6 0 है और y 1 दे रखा है, तो ये तो गलत हो गया। एक ही ऑप्शन है, ठीक हो जाएगा, इजी। अनदर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ का रेडियस दे रखा है 14 मीटर। 14 मीटर रेडियस दे रखा है सर्कुलर पाथ का और पाथ की है 3.5 मीटर विड्थ है। पाथ की विड्थ कितनी है? 3.5 मीटर। अब आपको पूछ रहा है एरिया बता दीजिए। और एक भी सवाल, आई हैव नॉट क्रिएटेड दिस सिंगल क्वेश्चन बाय माई सेल्फ। ये सारे क्वेश्चन जो हैं किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे जैसे एक सर्कुलर ट्रैक अगर आप बनाओगे तो रेडियस है 14। अब जो पाथ की विड्थ है वो हो गई 3.5, 3.5 हो गई ना, तो भाई इनर रेडियस इतना हो गया, आउटर रेडियस 17.5 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, आसान। एरिया ऑफ पाथ, पाथ का एरिया पूछ रहा है, पाथ का एरिया कितना होगा? पाई r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि पाई r प्लस आर इंटू आर माइनस आर। इसको आप ऐसे ओपन करके लिख दो तो बेटर रहेगा। मतलब वैसे तो फॉर्मूला ऐसे आया कि भाई बड़े वाले सर्कल का यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इतने तो समझदार हो, समझ गए, और पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये 22/7 इंटू 17.5 में से 14 गया, ये तो 3.5 ही हो गया। ये तो आसान ही था। 22/7 इंटू 3.5, 14 जोड़ लो बस, 31.5। 7 इसको काटेगा 35 पे 0.5, 22 इंटू 0.5 11 आ गया और ये 31.5। इतना आसान है ना। अब आपने 11 का कुछ नहीं लगाना, 11 का रूल लगाना है। डेसिमल तो लगा ही लोगे। 5 और 1 6, 6 हो गया भाई। 5 लिखते हैं, 5 और 1 6 लिखते हैं। फिर 5 और 1 6 हो गया, 1 और 3 4 हो गया और ये 3 खुद हो गया। तो 3 4 6 पॉइंट लगा दो मीटर स्क्वायर। वेरी वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन एंड इतना ही टाइम लगना था इसे करने में। आ जाओ भाई नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड।
टाइम इन वर्क में क्या होता है, वर्क कितनी होती है, एफिशिएंसी एंड टाइम, यानी कि जितना भी काम हो रहा है, कार्य हो रहा है, ओके, तो यानी जितना भी काम हो रहा है उस काम को करने में एफिशिएंसी, मतलब कि मान लो हो रहा है 10 दिन का काम, तो एफिशिएंसी कितनी लग रही है, कितना समय लग रहा है, मतलब लेट्स से काम हो रहा है आपका, लेट्स से 100 काम हो रहा है। अब वो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 5 की एफिशिएंसी से हो रहा हो, और कितने दिन में हो रहा है, 20 दिन में हो रहा है। तो 20 दिन में हो रहा है, तो एफिशिएंसी मान लो एक बारी को आपको नहीं पता, तो एफिशिएंसी का मतलब ही यही है कि एक दिन में कितना काम हुआ, एक दिन में कितना काम हुआ है। नहीं भी पता तो समझ में आ गया, बस इतना सही मतलब होता है उसका। यानी कि टोटल काम है 100, तो एक दिन में कितना हुआ, अगर 20 दिन में होता है 100 काम, तो एक दिन में होता है कितना, 5 काम ना, बस वही है एफिशिएंसी। यहाँ आपको एफिशिएंसी का रेशो दे रखा है A/B, एफिशिएंसी का ही है, A की है 7 और B की है 2, ठीक है, एफिशिएंसी का दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है कि टाइम जो B अकेला लेगा, करने में, A लेता है 13 दिन। अब वैसे देखा जाए तो जैसे ये जितनी एफिशिएंसी है, तो टाइम इनका अगर हम वर्क कांस्टेंट लें तो टाइम इनका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, रेशो इनकी उल्टी हो जाएगी। तो अगर दो यूनिट का मतलब यहाँ आपको दे रखा है कि 2 दिन में काम कर रहा है A अकेले, यानी 13 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू एक बार इस तरीके से देखते करके, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 13/2, 1 यूनिट की वैल्यू आई 13/2, तो 7 यूनिट की कितनी आएगी, 13/2 इंटू 7 करोगे तो आपका हो जाएगा ये 3.5 हो जाएगा, और 13 इंटू 3 आपको पता है कितना होता है, 39, 13 इंटू 3 39 होता है, प्लस 5 दिए, 5 और 5 इंटू ये 13 करोगे 65, यानी 6.5, 9 के 10, 11, 12, 13, 14, 15, 45.5। तो एक तो ये स्टाइल था। दूसरा क्या बढ़िया स्टाइल था कि देखो वर्क जो है A कितना करेगा, A करेगा 7 की एफिशिएंसी 13 देना, यानी 91 यूनिट वर्क है टोटल, और टोटल वर्क को ही B की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो तो ऐसे भी आ जाएगा। और वरना एक बेसिक्स और तरीका कि जैसे 7 इंटू 13 आप एक ही इक्वेशन में कर सकते थे कि ये A की एफिशिएंसी, ये एक जितने दिन में काम कर रहा है वो, ऐसे ही B की एफिशिएंसी जो कि 2 दे रखी है, कितने दिन में कर रहा है वो पूछा है, ये बराबर हो जाएगी ये चीज़ें। तो बस बात तो वही पड़ेगी, 91 को 2 से ही भाग करना है। 90/2 करते हो तो आता है आपका 45, एंड बस 91 है तो आधा और बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A करता है 24 दिन में काम, B करता है 36 दिन में, C करता है 72 डे में। A वर्क करता है डेली, और B और C ज्वाइन कर लेते हैं 4th डे पे, एवरी 4th डे पे। टोटल टाइम बताओ। पहला काम हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 24 का, 36 का, 72 का, सभी को बताए कितना आएगा, 72। ऑब्वियसली 24 इंटू 3 करोगे तो 72, यानी A की एफिशिएंसी 3 आ गई। 36 दूनी 72, यानी B की एफिशिएंसी 2 आ गई, और C की तो 1 आ गई। अब ये है 4 डे का साइकिल है। एवरी B एंड C ज्वाइन एवरी, हर चौथे दिन ज्वाइन करते हैं। A तो लगातार काम कर रहा है और B और C हर चौथे दिन, यानी पहले दिन करता है सिर्फ A काम। हमें देखना है टोटल कितना टाइम में ख़त्म हो रहा है। पहले 3 दिन करता है सिर्फ A काम। A की एफिशिएंसी है 3 दिन में कितना काम निपटा लेता है, 9 यूनिट काम अकेले A निपटा लेता है। पर ऐसा नहीं है, चौथे दिन भी A काम कर रहा है, बस साथ में B और C की हेल्प मिल गई है। तो क्योंकि साथ में B और C की हेल्प मिल गई है, अब ये सिर्फ डे 4 का, यानी एक दिन का ही काम है, सिर्फ डे 4 का है। 4 से मत मल्टीप्लाई करना, सिर्फ डे 4 की बात कर रही हूँ। सो यहाँ पर आपका आएगा कि 3 और ये 2 और एक और ये, यानी 6 यूनिट काम और हो जाता है। टोटल जो है आपका 15 यूनिट काम निपट जाता है। ओके, टोटल काम 15 यूनिट निपट जाता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने वाला है। अब आप ये बताओ, मान लो ऐसे 4 साइकिल कर ले, ऐसे 4 बार हो जाए, यही चीज़ ऐसे 4 बार रिपीट हो जाए कि 4 दिन में, अब ज़रा समझने वाली चीज़ है यहाँ पे, 4 दिन में
15 यूनिट काम निपट जाता है। ए बी सी सबको छोड़ दो, सबको छोड़ दो, 15 यूनिट काम निपट जाता है। गोल कितना है? टोटल काम है 72 तक पहुंचना अपना गोल है। ओके, अगर ऐसे 4 बार और कर दें तो यानी 16 दिन में 4 चुके 16 दिन के अंदर अंदर 15 चुके 60 यूनिट काम तो आपका बड़े मज़े में हो जाएगा। और 15 × 5 करोगे तो 75, वो तो हो नहीं पाएगा। तो ये 16 दिन बस यहीं तक आके आपने छोड़ना है। यहाँ तक आके छोड़ोगे ना 60 दिन। अब आप करो स्टेप बाय स्टेप। 12 बचे हैं ना, 12 काम मतलब 12 यूनिट वर्क और बचा है ना 72 में से 12 यूनिट। अब उस 12 यूनिट को कैसे हैंडल करोगे? मतलब 4 साइकिल तक हो गया। अब 12 यूनिट को बांटना है। 12 यूनिट में से सिर्फ ए अगर पहले 3 दिन और ले लें, ये 16 दिन तक की तो स्टोरी हो गई पूरी यहाँ तक। इसके बाद देखो ए करेगा कितना काम? नेक्स्ट जो 3 डेज़ हैं 3 दिन तक लगातार ए करेगा 9 यूनिट काम। 12 हमें कंप्लीट करने हैं ना, तो 3 कर देगा 9 यूनिट काम। 3 दिन और लगेंगे, 16 क्या 17 18 19 दिन तक 9 यूनिट काम निपट गया। अब बचा है कितना? अब बचा काम है हम पे सिर्फ 3 यूनिट, सिर्फ 3 यूनिट काम बचा है। और सिर्फ 3 यूनिट काम जो बचा है उसको करने के लिए हमें पूरी की पूरी टीम चाहिए होती है। जैसे पूरी टीम ए बी सी सब मिलके करेंगे ना, तो कितना है? सब मिलके कर रहे हैं 6 यूनिट काम। मतलब सब मिलके अगर एक दिन और लगाओगे ना तो काम हो सकता है 6 यूनिट, पर हमें ज़रूरत है सिर्फ 3 यूनिट की। तो यदि तीनों मिलके अगर सिर्फ आधा दिन भी और डोनेट कर देते हो, क्योंकि तो हमारा काम बन सकता है, यानी 19.5 दिन 19.5 डेज हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट थोड़ा स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन में आते हैं। आपको गिवन है कार की स्पीड 17 मीटर पर सेकेंड और वो चेस कर रही है SUV को जिसकी स्पीड कितनी है? 12 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में। गैप दे रखा है 750 मीटर का गैप है और जो ट्रैक है वो है 120 किलोमीटर का। डिस्टेंस आपने बताना है ओवरटेक करने का हिसाब। रिलेटिव मोशन में क्या होता है? रिलेटिव मोशन में जब भी टाइम निकालना हो तो भाई कितना गैप है दोनों के बीच में, गैप कितना है, और S1 - S2, ठीक है। यानी टाइम जो कैच ओवरटेक करने का जो टाइम होता है वो हमेशा ऐसे ही निकालते हैं हम, गैप अपॉन में रिलेटिव स्पीड। गैप अब की बार हमें दे रखा है 750 मीटर। सिर्फ रिलेटिव स्पीड निकालनी है, वो आप निकाल सकते हो क्या? और उससे आपका आ भी यही रहा है कि टाइम टेकन टू कैच आ रहा है। सो रिलेटिव स्पीड कितनी है? 17 बड़ी है, 17 में से 12 माइनस करो छोटी, 5 मीटर पर सेकेंड। यानी 750 को 5 से करोगे आपका आ जाएगा 150 सेकेंड। कितने? 150 सेकेंड में दोनों एक दूसरे को ओवरटेक कर लेंगे। चेजिंग हो रही है ना, तो ओवरटेक कर लेंगे उस ट्रैक पे। अब क्या बात हुई? अब यहाँ तक तो आ गया समझ। ये जो ट्रैक आपको दे रखा है 120 किलोमीटर, इसका तो कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि हमें तो बताना है कि डिस्टेंस कार कितनी ट्रेवल कर रही है। तो भाई 150 सेकेंड में कितने ट्रेवल करेगी? 17 की स्पीड आपको दे ही रखी है, 17 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दे ही रखी है, दोनों के लिए डिस्टेंस सेम ही है। गुणा आपने करना है बस 150 से। गुणा करने का टैक्ट आपको आना चाहिए। क्या टैक्ट है इसमें? वही लास्ट में 0 तो आएगा ही, 150 का 0 आ गया। 17 है, उसको 10 से कर लो 170, 17 को 5 से कर लो 85, 5 8 और 7 15 और 255, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल कुछ नहीं है, ये भी आसान सही है। आपको दे रखा है पेट्रोल कितने? 80 रुपये पर लीटर पेट्रोल दे रखा है। 80 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल आ रहा है और वो 5% से हाइक कर जाता है। अब ट्रैवल करना है हमें 3200 किलोमीटर और माइलेज है 20 किलोमीटर पर लीटर, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितने की पड़ेगी? क्वेश्चन समझ में आया क्या? पेट्रोल का प्राइस दे रखा है और जो कि बढ़ गया है 5% से बढ़ गया। ऑल राइट, 5% से बढ़ गया। अब हम जो फ्यूल हमें नीड चाहिए वो चाहिए कि 20 किलोमीटर हमें चलानी है गाड़ी, 20 किलोमीटर पर लीटर। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी बढ़ रही है? 3200 किलोमीटर चल रही है ना और 20 किलोमीटर ले रहा है पर लीटर। सबसे पहले तो बताओ भाई कितना पेट्रोल चाहिए, कितना लीटर चाहिए।
डिस्टेंस है आपको ट्रैवल करना 3200 किलोमीटर। माइलेज कितनी लग रही है? माइलेज लग रही है 20। तो यानी टोटल कितना पेट्रोल चाहिए? टोटल कितना पेट्रोल चाहिए? 160 लीटर ही तो चाहिए। अब प्राइस बढ़ गया है, जो प्राइस बढ़ा है पर लीटर 5% ऑफ 80। 80 का 5% कितना है? 1/20 इंटू 80, यानी कि 4 रुपये। इतना ही तो प्राइस बढ़ा है, तो कितना एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर लगेगा? एक्स्ट्रा यही तो पूछ रहा है ना, 4 रुपये बढ़ा है, वही वही हाई की पूछ रहा है वो, कि कितना एक्स्ट्रा। उसने एग्जैक्टली नहीं पूछा, उसने हाई की पूछा है। तो भाई 160 का फ्यूल लगना है, हाई क्या 4 का 640 रुपये। आई डोंट थिंक सो इससे ईजी होगा क्वेश्चन, और समझ में भी आ ही गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मार्बल्स दे रखे हैं y/p मतलब y/p/o 2/3/5। अब क्या हो रहा है? 16y ऐड करा, यानी y में 16 ऐड करा, p में 18, और पता नहीं o कितने ऐड करें हैं, वही तो नहीं पता कि o भी ऐड करें। नया रेशो जो है वो बन गया 4/5/7। ओके जी, x बताओ, यानी XO ऐड करें हैं, x बताओ कैसे करेंगे? वही या तो वही बेसिक घिसा पिटा, यही जो है घिसा पिटा क्या होता है कि इनिशियल माना 2 के, फिर 3 के, फिर 5 के, समझने के लिए। फिर y/p करोगे तो वो आ जाएगा आपका 2 के में 16 और 3 के प्लस 18 4/5। इधर आप करोगे 5 × 10 के प्लस 80 एंड 3 के प्लस 12 के प्लस 72, यानी k की वैल्यू पहले निकालोगे 4। k की वैल्यू 4 निकालोगे तो उससे आपके क्या आ जाएंगे? इनिशियल ऑरेंज आ जाएंगे। कैसे भाई? 20 आ जाएंगे ना। इधर k की वैल्यू डालोगे तो 20 ऑरेंज नहीं आ जाएगा? आ जाएगा एग्जैक्टली भैया, 20 ऑरेंज है, और 4 दिए 12 p है, एंड ऐसी मार्बल्स का ऐसे ही आपका y आ जाएगा। फिर आप y जो है आप y निकाल लेंगे तो y आपका 24 आ गया। जैसे स्केलिंग फैक्टर निकाला ना भाई, y/5 की बात हो, y/p की बात हो रही है। इसको आप ध्यान से समझो क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन समझना, ठीक है। इसमें देखो कुछ नहीं करना है वैसे तो, ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका कि फिर आप y निकालोगे, फिर देखोगे 4 पार्ट है, 1 पार्ट का, फिर नए ऑरेंज का। कॉन्सेप्ट यही लगेगा, लेट्स अंडरस्टैंड इट केयरफुल। देखिए देखो y/p/o 2/3/5, 16 जोड़ा, फिर 18 जोड़ा, अभी पता नहीं क्या जोड़ा कि आ गया 4/5/7। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमें इसका तो पता ही है ना हिसाब क्या चल रहा है, इसका हिसाब किताब तो हमें पता ही है। हाँ, इसका हिसाब तो पता ही है, नो डाउट हमें इसका प्रॉपर पता है कि भाई इसकी 2k वैल्यू होगी और इसकी 3k होगी। हाँ, 4 में इनमें आपस में बराबर होएगी, ये 4 है, 4/5 होएगी। तो k की वैल्यू तो निकाल ली है, तो आई थिंक बहुत आसान काम है और हो गया। यानी k की वैल्यू आपने जैसे ही 4 निकाली, हमें तो ये x पूछ रहा था ना, हमसे वो x पूछ रहा था। अब जैसे ऐसे यही चीज़ आप अप्लाई कर दो, किसमें अप्लाई कर दोगे? p/o में अप्लाई कर दो। कहने का मतलब क्या है कि भाई p/o कर दो। अब तो p की वैल्यू कितनी है? क्योंकि हमें इसकी 4 पता चल गई है, तो p की वैल्यू कितनी है? 3 चौके 12 हो गई ना, 3 चौके 12 हो गई एग्जैक्टली वैल्यू। एंड इसकी आपको पता ही है 5 चौका 20 हो गई। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट आप समझना कि जैसे आपको दे रखा है p/o की वैल्यू, जो नई वाली रेशो है वो है 5/7। यानी कि इसमें जो आपका p है, p कितना है? 3 × 4 है आपका 12 है, और उसमें हम कितने ऐड कर रहे हैं? 12 में कितने ऐड कर रहे हैं? 18 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ऑल राइट। ऐसे ही 5 चौके 20 है। अब 20 में कितना ऐड कर रहे हैं, वही तो पूछना चाह रहा था वो, कि 20 में कितने ऐड कर रहे हैं कि ये रेशो बन जाए। तो अब तो आप निकाल सकते हो।
तो भाई 8 और 10 10, और ये हो गया आपका 30, और ये 5:7 है, यही ठीक है। ये 20 प्लस कुछ होगा। अब देखो 5 × 6 30 होता है, यानी ये 7 × 6 वैल्यू होगी 42। तो कहने का मतलब आप समझे क्या कि 42 होगा आपका 20 + x, और 20 आप माइनस कर लोगे तो x आ जाएगा आपका 0, 0 क्यों 2, 22 आ जाएगा 22। समझ में आया? तो भाई कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 22। अंडरस्टैंड? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 96 लीटर जो है टोटल आपका मिक्सचर दे रखा है, शॉर्ट में दे रखा है क्वेश्चन, 96 लीटर टोटल मिक्सचर दे रखा है, एसिड रेशो वाटर दे रखी है। अभी क्या हुआ है, अभी आपका रिप्लेस करा है हमने मिक्सचर को एसिड से पूरा का पूरा, तो नया रेशो बन गया है। अब बताओ कितना वॉल्यूम रिप्लेस किया। यानी कि क्या हो रहा है कि आपको फोकस करना है, जैसे रिप्लेसमेंट का लॉजिक क्या है कि कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई, यानी कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ, वो कितना कि भाई कितना वॉल्यूम रिमेन हुआ अपॉन में टोटल वॉल्यूम। अब कॉन्सेप्ट समझो कि 96 ये लीटर ये था, वाटर पे फोकस करो क्योंकि वाटर यहाँ पे एक कांस्टेंट एलिमेंट है, जितना पहले था उतना अब है। इनिशियली वाटर कितना है? 3 है एज कम्पेयर टू 8। पूरे मिक्सचर में से तीसरा हिस्सा ही तो वाटर का है, 3/8 वाटर का है। फाइनली वाटर कितना है? फाइनली वाटर है आपका 5:16। यही है ना फाइनली वाटर, नया रेशो यही आया मिक्सचर में। तो अब जो रेशो रिमेनिंग है, वो रिमेनिंग रेशो कैसे निकालोगे भैया? फाइनल रेशो अपॉन में इनिशियल रेशो, फाइनल रेशो अपॉन में इनिशियल रेशो, यानी 5/16 अपॉन में 3/8। तो ये वो आपका 8 दूनी 16, और ये 2 नीचे ही आएगा, यानी 5:6। 5/6 जो है वो ही रेशो है जो रिमेनिंग है। जो रेशो आपका रिमेनिंग है दैट इज़ योर 5/6। सो 5/6 जो है वो मिक्सचर का वो सेम रह रहा है, वो रिमेन रह रहा है ना 5:6। अब 1/6 पार्ट, इसका मतलब हमने ओवरऑल रिप्लेस किया है, 5/6 रिप्लेस नहीं किया, 1/6 रिप्लेस किया है। 1/6 रिप्लेस वॉल्यूम है, तो जो भी वॉल्यूम बचा है ना 1/6 जो है हमने रिप्लेस किया टोटल वॉल्यूम का। 96 का 1/6 यानी वो वही पूछ रहा है ना कि वॉल्यूम रिप्लेस्ड कितना है? 1/6 ही है। 1/6 आप करोगे 96 का 16 लीटर, और यही आपका आंसर है। आया समझ में? क्या था भाई, पहले क्या था कि जैसे एसिड रेशो वाटर दे रखी थी कितनी, 5:8, सॉरी 5:3, और फिर बाद में इतनी हो गई। तो हमने क्या किया भाई, वाटर ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाले की निकाली भी 3/8, और इधर ये वही 5/16। ये चीज़ तो कांस्टेंट है, ये चीज़ तो कांस्टेंट है ना। तो ये चीज़ कांस्टेंट है, फिर हमने निकाला कि कितना रेशो इसका रिमेनिंग है। रिमेनिंग रेशो कितना है? तो रिमेनिंग रेशो अगर देखा जाए 8 दूनी 16, 6:5, यानी कि रिमेनिंग रेशो जो है वो है 5 आउट ऑफ एज कम्पेयर टू 6। और जो रिप्लेस हो रहा है, जितना ये रिमेनिंग इतना ही रेशो है, ये रिमेनिंग रह गया, और यहाँ पे पूछ रहा है कितना रिप्लेस हो रहा है। रिप्लेसमेंट का लॉजिक देखो ना कि जितना वॉल्यूम रिमेन कर रहा है अपॉन में द टोटल रिप्लेसिंग, बचा हुआ रिप्लेस ही कर रहा है, वो 1/6 रिप्लेस कर रहा है, और टोटल वॉल्यूम है 96। टोटल वॉल्यूम 96 ही है ना, यानी आप पे बचा 16 लीटर। आई होप समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो दे रखा है 8:5, 20 गर्ल ऐड होने के बाद रेशो इतना हो गया। तो बताओ भाई, बॉय को मान लिया 8x, गर्ल को मान लिया 5x, आसान है, रेशो है तो यही है। अब अगर 8x यानी बॉयज़ तो सेम है, गर्ल्स में बस 20 ऐड हुआ है और रेशो बन गए 3:2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, x तुम्हारा 60 आ जाएगा, भाई 2 ये 16, ये 15 और ये 60, x 60 आ जाएगा। और इनिशियली जो टोटल है वो कितना है? वो है 13x। 13 × 7 करोगे 780, 780। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
18 क्वेश्चन और दे रखा है कि 18 लैपटॉप है, n नंबर ऑफ डेस्कटॉप्स हैं, n नंबर ऑफ डेस्कटॉप्स है, पता नहीं कितने। प्राइस आपको दे रखा है कि अगर L की वैल्यू है बराबर 4D के, L जो है वो 4D के बराबर है, तो जो जब हमने क्वांटिटी स्वाइप करी, मतलब प्राइस आपको दे रखा है कि जितने लैपटॉप्स हैं ना, जितना लैपटॉप्स का प्राइस है उतना 4 गुना है, मतलब लैपटॉप का प्राइस डेस्कटॉप के प्राइस के 4 गुना है। जब आपने क्वांटिटी स्वाइप करी तो बिल जो है उसमें आपने 100% जोड़ दिया, तो बताओ ओरिजिनल रेशो कितना होगा। देखो भाई, मान लो प्राइस इसका जितना है, मान लो इसका P है तो उसका 4P है, आसान बात है। तो पुराने ओल्ड बिल का क्या हिसाब है कि 18 लैपटॉप है तो प्राइस कितना होगा 18 × 4P, और n लैपटॉप n डेस्कटॉप से तो प्राइस कितना होगा NP, यानी कि P कॉमन ले लो, 72 + n, ये आपका हो गया प्राइस, ओल्ड बिल हो गया। नया बिल बनाया, नया बिल कैसे बना, नए बिल में नए बिल बनाने के लिए क्वांटिटी को स्वैप कर दिया, क्वांटिटी को स्वैप कर दिया, यानी कि अब आप ले रहे हो n लैपटॉप्स और प्राइस तो वही सेम रहेगा, n लैपटॉप्स, क्वांटिटी स्वैप मतलब कि अब आप n लैपटॉप्स ले रहे हो और 18 डेस्कटॉप्स ले रहे हो जिसका प्राइस है P है, तो ये आपका P कॉमन लेके 4n + 18 आ गया। अब जो नया वाला बिल बना है वो है आपका 100% बढ़ गया, जो न्यू बिल है वो आपका 100% बढ़ गया, कहने का मतलब है कि ओल्ड वाले उसके डबल होगा, यानी नए बिल को आपने डबल कर देना ओल्ड के, आपकी आ जाएगी n की वैल्यू 63, और रेशो क्या आएगी, रेशो आएगी 18:63, जो कि 9 पे जाएगी, 9:2:7। ओके, तो समझ गए क्या करना है रेशो वाले इक्वेशन में, आपने प्रपोर्शन सेट करनी है A/B, नई वाली न्यू रेशो आपकी ऐसे ही आएगी, ओरिजिनल वाली, मतलब बेसिकली ओरिजिनल रेशो। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है कि M और N का रेशो है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं 3:8 में, टोटल प्रॉफिट हो रहा है 66,000 का, M को मिल रहा है 10% सैलरी की, बताओ M का टोटल शेयर कितना होगा। भैया सैलरी कितनी दे रखी है 10% आ जाएगा 66K का, वही सैलरी है। जैसे आपको प्रॉफिट दे रखा है ना, आपसे वो कह रहा है कि M/N जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है 3:8 को, M/N जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है 3:8 के अंदर इन्वेस्टमेंट है इनकी, इतना टोटल प्रॉफिट आया, और M को जो है वो सैलरी मिल रही है कितनी, 10% सैलरी मिल रही है M को, तो M का टोटल शेयर बताओ, यानी जो आपको सैलरी मिल रही है वो 10% मिल रही है टोटल प्रॉफिट के, कितने प्रॉफिट है 66K प्रॉफिट है, यानी 66,000 जो प्रॉफिट है 66,000 प्रॉफिट है, यानी सैलरी मिल रही है 6,600, इतनी तो सैलरी है। तो अब बचा हुआ प्रॉफिट है, अब बात करते हैं बचे हुए प्रॉफिट में M का शेयर की बात करते हैं। बचा हुआ प्रॉफिट है 59400, तो रिमेनिंग शेयर है, और उसमें ही आपको पता है 3/11 से गुणा करोगे, 11 इसको काट देगा अभी, 54 पे, 5400, M का शेयर आ जाएगा 16,200 रुपया। तो अब आप बताओ M का टोटल शेयर कितना होगा। M को पहले ही सैलरी दे दी आपने, M को पहले ही तुमने सैलरी निकाल के दे दी कि ये ले अपनी सैलरी, फिर M को उसका शेयर भी दे दिया, भाई इतना प्रॉफिट हुआ उसमें से हमने उसको सैलरी निकाल के दी, फिर उसका जो शेयर था वो भी दे दिया, तो इतने पैसे उसके बन गए। यही तो करना था ना भाई, पार्टनरशिप के क्वेश्चन में क्या करते हो, जितना प्रॉफिट रेशो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन्वेस्टमेंट के और टाइम के, कितने समय के लिए करा है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि P जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है 45,000, P जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है 45,000, Q इन्वेस्ट कर रहा है 80,000 और प्रॉफिट है 120,000, तो बताओ Q का शेयर कितना होगा। मतलब अब दोनों ने कितने रेशो में इन्वेस्ट किया, 45:80 में इन्वेस्ट किया, 9 से काटोगे 9 से काट दो,
नहीं नहीं, 45 है ना, 5 से काट दो, इसे 5 से काट दो, डिवाइड कर दो, 5 90 और 5 16, तो 9:16 हो गया। टोटल पार्ट कितने हो गए, 25 हो गया। यानी क्यू का शेयर कितना हुआ, 16 बचा 25, गुणा में 1,20,000, 25 है ना, ये आपका सीधा सीधा काट देगा 25 को। आप पता है कैसे भी, ऐसे भी कर सकते हो इसको सॉल्व। ये 16/25 है, 25 को पता है क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 100/4, यानी कि आप इसे लिख सकते हो 16 गुणा में 4 और बटे में 100, यानी 16 गुणा 4 बटे में 100। ये 100 इसके ज़ीरो कटेंगे यहाँ से, अभी 4 है तो ये आपका आ जाएगा 4800 इंटू 16 करोगे, ये आ जाएगा 76,800। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैंडीज़ हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैंडीज़ का कॉस्ट कैसे दे रखा है कि 3 for 12 ऐसे लिखता है वो, 3 for 12, 4 for 20 एंड 5 for 25, और उन्हें मिक्स कर दिया 1:1:2 में और सेल करा 2 for 12, गेन परसेंट बताओ। मतलब कि कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है, जैसे अब मान लो रेड ब्लू ग्रीन कैंडीज हैं, रेड का 4 है, ब्लू 5 है, ग्रीन 5 है, यानी रेड जो है आपकी 3 की बिक रही है ना, कॉस्ट प्राइस बतानी है ना, 3 for each, तो अपने कॉस्ट प्राइस बतानी है भैया। 3 for each का मतलब समझ रहे हो, 3 for 12, 3 कैंडी बिक रही है आपकी, यानी कि 12 कैंडीज बिक रही हैं, 12 कैंडीज बिक रही हैं। जैसे कैंडी है तरह तरह की 3 रुपए वाली, तो 3 रुपए में ही 12 कैंडी आ रही हैं, 3 रुपए में ही 12 कैंडी आ रही हैं, यानी 3 रुपए की 12 कैंडीज मिल रही है। तो 1 रुपए की कितनी मिलेगी, 4 मिल जाएगी ना। तो 1 रुपए की कितनी, 3 for 12, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। 12 रुपए की 3 कैंडीज़ हैं, 12 रुपए की 3 कैंडीज़ हैं, तो 1 रुपए की कितनी होएगी, 1 रुपए की 4 कैंडीज़ होएगी, तो 1 रुपए के हिसाब से 1 रुपए की 4 कैंडी, हाँ जी 1 रुपए की 4 कैंडीज़, नहीं चलो बहुत ही ध्यान से समझना, ये जो 2 for 12 है ये सब समझना, यहाँ से समझो, सेल for 12 यहाँ से समझो, 2 for 12 इस लाइन का मतलब समझना कि क्या मतलब इसका। तो 2 for 12 का मतलब क्या हुआ कि 1 for 6। अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल है। क्या है सिंपल, कि 2 for 12 यानी कि 12 रुपए में 2 आइटम खरीद सकते हो तुम लोग। 12 रुपए में 2 आइटम वो बेच रहा है, सेल कर रहा है ना 12 रुपए में। समझना, 12 रुपए में कितने आइटम बेच रहा है, 2 आइटम बेच रहा है, तो 6 रुपए में कितने आइटम बेचेगा भाई, 6 रुपए में कितना आइटम बेचेगा, 1 आइटम बेचेगा। सो 2 for 12 यानी 2 जो है ये पहला वाला, जैसे अब समझो, अब अगर ये समझ आ गया तो यानी यहाँ लिखो नंबर ऑफ आइटम्स, यहाँ लिखो तुम अपना प्राइस। ये वो कह रहा है 3 for 12, 3 आइटम्स मिल रही हैं 12 रुपीज़ की, तो 1 आइटम कितने की मिलेगी, 4 रुपीज़ की। 1 आइटम के हिसाब से अभी हम कर रहे हैं 4 रुपीज़ की। एंड सिमिलरली 4 आइटम्स आपको मिल रही है 20 रुपए की। 4 आइटम मैंने 4 साड़ी ली 20 रुपए की, एक एग्जाम्पल के लिए, या 4 चॉकलेट ली 20 रुपए की, तो एक चॉकलेट कितने की पड़ी, 5 रुपए की। ऐसे 5 बिस्किट के पैकेट लिए 25 रुपए के, 5 बिस्किट के पैकेट है 25 रुपए के। एक बिस्किट का पैकेट कितने का होगा, कितने का होगा बताओ, एक बिस्किट का पैकेट कितने का होगा, 5 रुपए का। क्लियर है। अब यहाँ आपको मिक्स करने को कह रहा है 1:1:2 में, यानी आइटम्स को इस रेशो में मिक्स करना है। यानी पहले वाले आइटम का प्राइस तो 4 ही रहेगा, दूसरे वाले का 5 ही रहेगा, अब तीसरे वाले का हो जाएगा 2, हमने लिए 10, तो 10 और ये 19, यानी 19 आएगा आपका टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है,
टोटल आइटम आपकी कितनी हुई 19, जो आपका कॉस्ट प्राइस आएगा। टोटल आइटम कितनी हुई 4 हुई ना, 2 और 1 3 और 1 4, मिक्स इस वे में करिए, टोटल आइटम 4 हुई। अब ऐसे ही सेलिंग प्राइस है 2 for 12, यानी कि सेलिंग प्राइस है 6 रुपये पर आइटम, टोटल आइटम है 4। अभी यहाँ रेशो का कोई चक्कर नहीं है, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4 × 6 24, 4 × 6 24 रुपये हो गया। तो प्रॉफिट कितना होगा 24 में से 19 गए 5, 5/19 × 100 करोगे 26.32%, लगभग इतना आ जाएगा। ठीक है, लगभग इतना आपका बैठ जाएगा, यानी 500 को 19 से डिवाइड करोगे ना आप। इसको मैं आपको एक स्टाइल बताती हूँ इसकी कैलकुलेशन इजी करने का, कि 100/20 बताओ कितना आता है, अप्रॉक्स क्या एग्जैक्टली 5 आता है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ 100/10 कितना आता है 10 आता है। ठीक है, यानी ये नंबर बढ़ गया, जैसे ही ये नंबर घटा ये नंबर बढ़ गया, ये नंबर इंक्रीज हो गया और ये नंबर घट गया। ओके, अब अगर मैं बोलूँ 100/19 तो नंबर बढ़ेगा ये घटेगा, क्या हो रहा है, ये नंबर घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, यानी ये क्या होगा, ये होगा आपका, बताओ। अरे देखो सिंपल सी बात देखना, 100/20 आपको पता है कितना होता है 5, 100/25 कितना होता है, कितना होता है 4 होता है, 4 होता है ना। ठीक है, 100/10 कितना होता है 10 होता है, वेरी गुड। तो 100/19 कितना होगा, 100/19 कितना होगा, 5 से तो ज़्यादा होगा, लगभग 5 पॉइंट समथिंग होगा, 5 पॉइंट समथिंग होगा। तो 5 पॉइंट लेट्स से अभी याद नहीं, लगभग जैसे 100/19 है, मैं आपको बताती हूँ कितने पे जाएगा। 100/19 करोगे ना, 19 पंजे 95 होता है, 19 पंजे 95 होता है, 5 बचा आपका रिमाइंडर, 5 बचा रिमाइंडर अपॉन में 5/19, इतने परसेंट होता है 100/19। अब इसी को 5 से गुणा आप कर लो तो 5 5 25 हो जाएगा, और फिर ये यानी 25 से तो आंसर ज़्यादा ही आएगा, इतना पता चल जाएगा आपको। और ये आपका 5 × 5 इससे भी करोगे तो 25, 25/19 यानी 1 पे तो जाएगा ही जाएगा, तो यानी 25 + 1 यानी 26 तो आएगा ही आएगा, 26.32% आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस दे रखी है आपको कितनी, कॉस्ट प्राइस नहीं, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 8,000, 10% पर एनम फॉर 3.5 साल के लिए, 3.5 साल के लिए करना है भैया। पहला स्टेप देखो, 3 साल के लिए, पूरे 3 साल के लिए पहले आप निकालो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 8,000 डायरेक्ट अमाउंट ही निकाल रहे हैं हम, है ना। 8,000 इंटू आपको पता ही है 1.1 होता है, जो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 10% का, 11/10। देखो अब 10% पर एनम में ये 8,000 इंटू आपने, जैसे इसका मैं आपको सबसे सिंपल वे पता है बताऊँ, पहले 3 साल का आप पूरा करो, 3 साल का पूरा तो आप 2 मिनट में निकाल लोगे। कैसे, देखो 10/11, 10/11 यानी 10 का क्यूब और 11 का क्यूब। 10 का क्यूब पता है कितना होता है 1,000, अभी पढ़ाया भी था। 11 का 1331 अमाउंट की बात करें तो, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 331, कंपाउंड तो फुल ईयर्स पे होगा, और सिंपल इंटरेस्ट हम निकालते फ्रैक्शन वाले केस में। देखो 3331 भैया 3331 हो जाएगा अगर 8,000 की बात करें तो, यानी इसको अगर आप गुणा करो 8,000 से तो 8 यूनिट आएगी, और अगर सिर्फ 3 साल के लिए निकालना होता तो क्या आता 3331, कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना ना, 331 इंटू 8, 8 1 8, 8 3 24, कैरी 3, 8 3 24 25 26 27, 2748, ये तो इतना भाग आ गया आपका 2748। अब बच्चे आधे साल का देखो, बच्चे आधे साल का ये रिमेनिंग, वो कह रहा है कि रिमेनिंग के लिए आप करो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो फ्रैक्शन में, सिंपल इंटरेस्ट यानी आधा साल, ये 10% दे रखा है, और ये वाले अमाउंट पर ही निकाल रहा है सीधा आगे। तो एक तो ये मेथड हो गया जैसे यहाँ पे हो रखा है कि आप फिर ये इंटरेस्ट निकाल लोगे, है ना, इंटरेस्ट निकाल लोगे, टोटल अमाउंट निकाल लोगे, और टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। एक तो ये स्टाइल हुआ। दूसरा क्या हुआ, मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बता दिया 3 साल का कितना
कितना बताया था? 2748, 2748, हाँ जी, इतना बता दिया था। अभी बात हो रही है कि आधे हुए साल, बचे हुए आधे साल के लिए, तो प्रिंसिपल दे रखा है 8000। अब उस आधे साल का क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट सबसे पहले आधी हो जाएगी, रेट सबसे पहले आधी हो जाएगी। 10 है तो कितनी हो जाएगी? 10 है तो रेट हो जाएगी 5, रेट हो जाएगी 5। तो ये आपका आएगा 5% पर एनम, यानी 5/100 हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं टाइम की। तो टाइम यहाँ पे 1 साल तो है नहीं, टाइम हो गया हाफ, टाइम भी हो गया हाफ, आधा साल, आधा साल हो गया देखा जाए तो 2 काटेगा से 4000 पे, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो ख़त्म कर दो। ये 5 × 4 हुआ आपका 2200। देखें ज़रा, 8 4 7 के 8 9, 2948। गलत है ना? कोई बात नहीं। ऐसे केस में आपने क्या करना होता है, जैसे 3.5 साल की बात हो रही होती है ना, 3.5 साल की बात जैसे होती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, 3.5 साल की बात हो रही है, पहले तो भाई पूरे 3 साल के लिए आप निकाल लो, 1 2 3 एंड ये चौथा पार्ट 4 बार। वो पहले 3 साल के लिए कितना लग रहा है? 10%, 10%, 10%, और ये आ गया अब आपका लास्ट में आधा साल है तो 5%, 5% प्रिंसिपल उतना ही है। तो कैसे होता है भाई? 10 का 11, 10 का 11, ऐसे ही तो करो कि 10 का 11, आधा साल है 5%। कंपाउंडिंग तो होएगी ना, कंपाउंडिंग तो इसमें होएगी आपकी एनुअली, आधा साल है तो कंपाउंडिंग तो पूरी करेंगे ना, कंपाउंडिंग तो पूरी ही करोगे यहाँ पर। मतलब लग तो क्या रहा है? लग तो कंपाउंड इंटरेस्ट रहा है, यानी ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है ब्याज पर ब्याज। 5% होता है 1/20, और ब्याज पर ब्याज यानी 20 का ये 21। ठीक है, अब यहाँ तक आपकी कितनी वैल्यू आ गई थी? 1000, और ये वैल्यू आ गई थी आपकी 1331, 1331। यहाँ गुणा में कर दोगे 20, और ये आ जाएगा आपका 21। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0 0 0 1 2 3 4, तो 0 ही आ गए, और ये 20,000 रेशो 21 से करोगे ना, वन थ्री थ्री वन इंटू आपका 2 से गुणा करोगे, 2 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 6 और 3 आपके 9, 3992। नहीं यार देखो, इसलिए जैसे इतना उसने निकाल लिया था, इतना उसने भी पहले वाले पार्ट का निकाल लिया ताकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट एक ही बार पे निकाल सकें। तो पहले वाले पार्ट का तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से आ ही जाएगा, जब मैंने आपको बताया था 842,748। दूसरे वाले पार्ट का निकालने के लिए आपने क्या करना है भाई? 20 का समान 21 में हो रहा है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है कितना? 8000, 21 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आपका जाएगा 400 पे, और 21 को करोगे 400 से गुणा, 0 0 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8400। ठीक है, अब ये 8400 माइनस आप करोगे 8000, 0 0 400 रुपये, 400 रुपये का ये अंतर हो गया, और भैया 2748, 400 आप जोड़ोगे, 8 4 7 के 8 9 10 11, 2 और 1 3, 3148। तो ये आपका लगभग बैठा। तो इसमें आपको सही रहेगा कि पहले आप निकाल लो फुल ईयर्स के लिए, फ्रैक्शनल कंपाउंड इंटरेस्ट होना तो आप पहले फुल ईयर्स के लिए निकाल लो कंपाउंड, और सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो फ्रैक्शन का। जैसे फुल ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, अमाउंट आपकी इतनी अमाउंट तो आ ही जाएगी, ये आपकी अमाउंट तो आ ही जाएगी। फिर जो रिमेनिंग बचा ये आधा साल, उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, इसी अमाउंट पे ही 10% वो कर लेना, 5/10 कर लेना, आधा साल है, ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, टोटल अमाउंट इतना आ जाएगा।
अभी यही टोटल अमाउंट जो अब आएगा उसमें से 8,000 घटा लो, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए लास्ट ही क्वेश्चन है ये, देख लो। एवरेज सेल दे रखी है एम्प्लॉयज़ की 1.5 लीटर, और फिर 60 जूनियर्स की जो है एवरेज है, ये 120 एम्प्लॉयज़ की एवरेज दे रखी है 1.5, 60 जूनियर की एवरेज है 1.2। एवरेज बताओ सीनियर्स की, यानी सीनियर भी कितने होंगे, जितने जूनियर हैं आधे जूनियर है, 60 जूनियर है तो 60 सीनियर होंगे, इक्वल रेशो में स्प्लिट हो गया। तो जूनियर का एवरेज कितना है, तो जब एवरेज ही आपका ये 1:1 में बट गया तो एवरेज टोटल आपको 1.5 दे रखा है, जूनियर का एवरेज है 1.2, सीनियर का पूछना है एक्स, एवरेज है तो डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो ये एक्स आ गया आपका 1.8 लाख। वेटेड एवरेज वाली बात हो गई ना, सम डिवाइडेड बाय आपने एन कर दिया। सो अभी आपका एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही और देखने के लिए लेक्चर्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ओवरऑल बात बताऊं कि इसमें जो ये वाले क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क वाला, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये आपको पहले ही टाइम में कर लेने चाहिए थे। बॉयज़ वाला गर्ल्स वाला ये भी इजी था, ये इजी, इतने सारे क्वेश्चन तो यहाँ इजी थे। दिस वाज इजी, दिस वाज आल्सो इजी, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। प्राइस ऑफ पेट्रोल वाले सब आसान क्वेश्चन थे। देन ज्योमेट्री वाला भी काफ़ी इजी आया, ये कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, ये सब बहुत ही आसान प्रश्न है जो आप कर सकते थे इजीली कवर। देखो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में थोड़े बहुत थे वो जैसे ये निकालने में टाइम लग सकता है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर ये ए जो 4th डे ज्वाइन कर रहा है ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी था। पार्टनरशिप में भाई 10% सैलरी मिल रही है तो एम का टोटल शेयर बताओ, दिस वाज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट। एंड ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो करना था कि कार से ट्रैवल हुआ कितना लगा, रिलेटिव स्पीड वाला क्वेश्चन, ये आपको फिर भी सेकंड गो में आप कर सकते थे। एंड जो टफ क्वेश्चंस थे उसके टफ क्वेश्चंस में हार्ड लेवल में एक तो मिक्सचर एलिगेशन वाला था कि 96 लीटर का सोल्यूशन है एसिड वाटर का और कितना लीटर सोल्यूशन रिप्लेसमेंट हुआ है। दिस वाज अ हार्ड क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। एंड एक जो येलो पर्पल ऑरेंज मार्बल्स वाला था ये वाला भी हार्ड क्वेश्चन था थोड़ा सा। और बाकी 18 लैपटॉप्स और स्टैंडर्ड डेस्कटॉप्स हैं, फिर उन्हें रिप्लेस कर दिया है तो क्या रेशो बैटरी है, पर डुएबल थे सारे, ठीक है। तो आपने आगे से ध्यान रखना है कि रेशो वाला जब भी क्वेश्चन है आपको यूनिट से सॉल्व करना है, ताकि जो भी आपको जैसे कांस्टेंट लग रहा है तो आपको यूनिट से सॉल्व करना है। अलजेब्रा के क्वेश्चन में आपको पैटर्न देखने हैं, स्क्वायर और कॉन्जुगेट पे फोकस करना है, फिर एक्स की वैल्यू निकालनी है और एक्स स्क्वायर की। वर्क वाले क्वेश्चन में एलसीएम ज़रूर करना है इंटीजर यूनिट में। मिक्सचर वाले क्वेश्चन में आपने प्योर एलिमेंट पे ध्यान देना है, और ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में आपने आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है, बिना ट्राइंगल के आपका काम बन जाएगा। सो अब आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है ये ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन, साइक्लिक वाले, ये सब, ठीक है। थैंक यू।